कुमार जी और मेरे युवा मित्र आशीष इस आयोजन में सक्रिय रहे कुमुद, सुनील जी, अजय धारी सिंह, सुशांत भास्कर, विशेष रूप से यहाँ उपस्थित इन लोगों से मेरा बड़ा आत्मीय और बहुत पुराना ताल्लुक रहा। प्रोफेसर अभिनव सिंह जी, प्रोफेसर अनिल झा जी और उपस्थित सभी मित्रों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा किस्मत और खास तौर से आशीष और आयोजकों का कि उन्होंने मुझे यहाँ आपके बीच होने का आज अवसर दिया। आज सुबह से आशीष मुझे, मैं कहूँ, इतिहास दर्शन के लिए ले गए थे। मैंने जो कुछ देखा मैं कह सकता हूँ वो समृद्ध परंपरा, जो चीजें यहाँ हैं वो हमें एक नए भविष्य के निर्माण की ताकत और ऊर्जा देती है, पर यह सुखद संयोग नहीं है कि हम उन चीजों को लगभग भूल बैठे। मैं आज ई समाज फाउंडेशन के बारे में कुछ कहूँ कि किस तरह से युवा लोगों ने मिलकर, किस तरह आचार्य रमानाथ झा जी हेरिटेज सीरीज के तहत व्याख्यानमाला आयोजित की। वो व्याख्यानमाला कितनी उपयोगी रही वो आपने गजानंद जी से सुना, या आचार्य रमानाथ झा जी के बारे में कुछ बताऊं। उनकी विद्वता, उनका इतिहास बोध, उनकी सोच पर प्रवृत्ति, शायद आचार्य परंपरा के अंतिम विद्वान, या इस सीरीज के तहत मुझे विष्णुकांत झा जी, मिथिला मेल के साथ पहले संपादक, उस अखबार के महत्व के बारे में बताऊं। किस तरह महाराजा रामेश्वर सिंह ने 1909 में इसको शुरू किया, किस तरह इसकी प्रसार संख्या बढ़ी, कैसे यह दैनिक हुआ, कैसे यह सचित्र लगभग रंगीन कलर का उस वक्त उस जमाने में इसका प्रकाशन शुरू हुआ। इसके संपादकों की गौरवशाली परंपरा के बारे में कहूं, जिन पर लगातार मुकदमे हुए, या इस अखबार को भी श्रेय जाता है कि उन्होंने 21 अप्रैल 1917 के अंक में गांधी को महात्मा की उपाधि दी, या मिथिला मेल के अंक पहले जिसमें गांधी के बारे में उल्लेख है उसका उल्लेख करूं, या मिथिला की समृद्ध परंपरा जो आतिथ्य, शुचिता और ज्ञान का है, या यह जो न्याय भूमि है, न्यायिकों की राजधानी, न्याय शास्त्र ने जहां मुकम्मल आकार ग्रहण किया, दर्शन, संवाद, तर्क और शास्त्रार्थ की इस परंपरा के बारे में कुछ कहूं, या मिथिला किस जनक, किस भूमि के बारे में जो ईश्वर लोगों के लिए जो प्रिय जगह रही, जहां विद्यापति जैसे लोग हुए, अगर इनके बारे में कहूं तो इतना लंबा विस्तृत वर्णन है। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आज सुबह घूम रहा था तो जो कुछ मैंने देखा, महाराज दरभंगा के यश के बारे में, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में पूरे देश में घूमते हुए जो प्रतीक, जो प्रमाण आपको मिलते हैं, मैं उस विश्वविद्यालय में पढ़ा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहां उनकी उदारता के चिन्ह पग पग पर उपस्थित है, उसके बारे में मैं कहूं, क्योंकि आप तो खुद इन चीजों को रहते जीते उसको जानते हैं। पर दुखद चीज है कि इस समृद्ध परंपरा को आज हम नहीं जान रहे कि वो कितनी प्रगतिशील दृष्टि थी। उस वक्त लैंड के बारे में होने से क्या हो, बच्चियों की शादी कैसे कम उम्र में ना हो, अफीम की खेती ना हो, किस तरह की विलक्षण दृष्टि यहां थी। आरडी राज दरभंगा ने किस तरह उस जमाने में दुनिया के मुकाबले औद्योगिकरण का सोचा, और जो हम सबकी मान्यता रही कि बिहार में खेती सिर्फ हो सकती है, कृषि का ये क्षेत्र है, उसको तोड़ना, उस मिथ को, इतनी बड़ी उपलब्धि रही है। पर आज हम उसे लगभग
विस्मृत कर चुके हैं, भूल चुके हैं। बहुत सारी चीजें तो मैं खुद नहीं जानता। मैं ये क्यों कर रहा हूं आपसे? आज जो हमारे देश में ये स्थिति हो गई कि हम सब चीजों के लिए सरकार पर, व्यवस्था पर निर्भर है कि वो आए तो हमारी चीजें बेहतर हो। जहां इतनी सुंदर परंपरा है, क्या हम खुद स्वतः प्रयास करके कुछ चीजों को लिख कर लगाएं? वहां गंदगी न फैलने दें, वहां पान का पीक न गिरने दें, वहां से लोग प्रेरणा ग्रहण कर, ये खुद पहल करके नहीं कर सकते। कम से कम मिथिला में यह परंपरा बचाए रखने की कोशिश, मुझे लगता है कि ये जो 30 समझ के हमारे नौजवान मित्र हैं जो ये प्रयास कर रहे हैं, इस विमर्श से यह भी निकलेगा। मैं इन चीजों के बारे में बहुत विस्तार से कहता, पर मैं सीधे गांधी पर आना चाहूंगा समय की सीमा को देखते हुए। पर मैं गांधी पर कुछ कहूं उसके पहले, इसी मिथिला के मेरे लिए एक बड़े, मेरे आदमी है ना कहूं तो मैं उन्हें कभी देखा नहीं, उनके परिवार से मेरा ताल्लुक रहा, पर मेरे लिए बड़े प्रेरणा के केंद्र और जिनसे मैं प्रभावित रहा, पंडित रामनंदन मिश्र की भी धरती ये है। मैंने जब पत्रकारिता शुरू की धर्मयुग में, तो मैंने उन्हें किसी से आग्रह कराया, तब तक वो आध्यात्म में जा चुके थे कि वो गांधी, लोहिया और जयप्रकाश पर कुछ लिखे, और उन्होंने लिखा है। अद्भुत संस्मरण है उनके। मैं उन संस्मरणों में अगर जाऊं तो बहुत कुछ मैं आपको बता सकता हूं कि किस तरह से थोड़ा कैसे खुद उन्होंने, जब महात्मा गांधी जी ने इसी इलाके में, मैं ये भी नहीं विस्तार से जानना चाहता कि राजदरबार ने किस तरह महात्मा गांधी को प्रश्रय दिया, किस तरह उसके आंदोलन को महत्व दिया, किस तरह महाराजा ने लंदन के अखबार द टाइम्स को लिखा कि महात्मा गांधी जो कुछ अफ्रीका में कर रहे हैं, क्यों उसको मदद मिलनी चाहिए, क्यों उसको प्रश्रय और महत्व मिलना चाहिए। वो सब लक्षण दृष्टि थी, और राजदरभंगा के इस कार्य और चरित्र को कम से कम लोग जाने, ये तो हमारा प्रयास होना चाहिए आज की तारीख में। पर जब पंडित रामनंदन मिश्र जी ने लिखा कि महात्मा जी आपने इस इलाके में घूम करके औरतों की शिक्षा के बारे में कहा है, तो उन्होंने अपनी पत्नी की शिक्षा की भी बात की। गांधी जी ने अपने प्रिय भतीजे मदन लाल जी को यहाँ भेजा, उनके नाम पर रामनंदन जी ने आश्रम बनाया। रामनंदन जी का बड़ा योगदान है। मैं सीधे अब उसके बाद इस विषय पर आता हूं। मिथिला मिहिर ने अपने मासिक पत्रिका में महात्मा गांधी चरित्र वो शीर्षक से बड़ा लेख एक दूरदर्शी छापा। जब मैं आज यहाँ खड़ा हूं और उस लेख का स्मरण कर रहा हूं, उसके संपादक के नाम पर आयोजित व्याख्यान के तहत मैं अपनी बात आपसे गांधी पर ही कर रहा हूं कि आज हम विकास के उस छोर पर, उस सीमा पर पहुंच गए हैं जहां गांधी ही को विकल्प नजर आते हैं। और जब मैंने कहा शीर्षक कि गांधी ही विकल्प है, तो इसका आप समझ लीजिए कि फिर कोई दूसरा विकल्प नहीं है, यानी हम विकल्पहीन दरवाजे पर खड़े हैं। या तो गांधी को अपनाए तो अस्तित्व बचेगा इस मानव समुदाय का, इस धरती का, इस सृष्टि का, या गांधी को नहीं अपनाते हैं तो क्या भविष्य सामने है। मैं इस पर भी अपनी बात आपसे आज रखना चाहूंगा। मैं इसके बाद पल भर के लिए गांधी को भूल जाता हूं। इस वर्ष दुनिया की सबसे जो चर्चित और महत्वपूर्ण पत्रिका मानी जाती है टाइम, उसने अपने कवर पे किसको डाला? ये जरूर हमारे जो छोटे युवा और बच्चे बैठे हैं उनको जानना चाहिए। कम से कम मैं मानता हूं कि मैं उस पीढ़ी की ओर या उस जीवन के उस पड़ाव पर हूं जहां पीछे देखने के लिए लंबा है, आगे शायद बैठे उतना नहीं, पर जो बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत लंबा अवसर है। ये पहली बार दुनिया की इतनी प्रतिष्ठित पत्रिका ने किया है कि एक शायद 14 वर्ष या 15 वर्ष की बच्ची को, ग्रेटा थनबर्ग को पर्सन ऑफ द ईयर चुना। पर्सन ऑफ द ईयर जब ये चुनते हैं तो उसके लिए वर्ष भर बाद काम करते हैं कि कौन किस व्यक्ति ने सबसे विशिष्ट काम दुनिया में किया जिसको हम चुने। क्यों चुना? क्योंकि इसी 3-4 महीने पहले जो यूएन जनरल असेंबली हुई, जहां दुनिया के सारे ताकतवर लोग जिसके संबोधन के लिए गए, दुनिया के सारे बड़े शासक,
जिसको संबोधित करने के लिए गए, वहां इस लड़की ने तख्त लेकर प्रदर्शन किया और कहा, जिस पर दुनिया के सारे बड़े शासकों की निगाह थी। वो तख्ती क्या थी? कहा, वी आर इन द बिगिनिंग ऑफ ए मास एक्सटेंशन। तेरे पूरी मानवता बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है, एंड ऑल यू कैन टॉक अबाउट इज मनी, और आप सब लोग सिर्फ पैसे की बात करते हैं और फेरी टेल्स ऑफ इटर्नल इकोनॉमिक ग्रोथ, और बहुत सपने दिखाते हैं कि ऐसा ग्रोथ होगा, ऐसा विकास होगा, ऐसी दुनिया बदलेगी। ये कैसे आप साहस कर पाते हैं इन चीजों को कहने? क्योंकि ये स्थिति नहीं होने वाली। वैसे तो आग्रह करूंगा कि कुछ देर के लिए अगर मोबाइल से बात करना बंद कर दे तो शायद थोड़ी निगाह इससे भ्रमित होती है या भटकती है, तो मैं अपनी बात अच्छी तरह आपसे कह सकूंगा। कुछ देर के लिए मोबाइल बंद करने से दुनिया में कुछ नहीं हो जाने वाला जिससे हम बहुत वंचित रह जाए। पर ये आप नहीं सुनेंगे तो आपके बच्चे और आने वाले समय में आप जरूर उन चुनौतियों का सामना करेंगे जिन चुनौतियों के लिए आपके पास कोई समाधान नहीं है। आज पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा यही सवाल है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो तापमान जिस रूप में बढ़ रहा है बड़ी तेजी से, उसके जो असर आ रहे हैं हमारे जीवन पर बाढ़ के रूप में, उसका असर आ रहा है अतिवृष्टि के रूप में, सूखे के रूप में, तबाही के रूप में, प्राकृतिक आपदा के रूप में, नदियों के खत्म होने से लेकर भयावह बाढ़ आने तक। क्या ये धरती बच पाएगी? और ये कुछ गांधी नहीं कह रहे हैं। उस लड़की ने 2019 में जब वो शायद 8 वर्ष की थी तब उसने, वैसे मैं आपको सूचना के बता दूं कि 2019 के आरंभ के 4 महीनों में प्राकृतिक आपदा के कारण 70 लाख लोगों को दुनिया में डिस्प्लेस होना पड़ा। 70 लाख। जब वो क्लास 8 में थी और जब उसने पढ़ा कि हमारे यहाँ क्लाइमेट को क्या हो रहा है, उसका असर क्या पड़ने वाला है, तो अपने क्लास के आगे वो तख्ती लेकर बैठ गई। इसी लड़की ने जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, जो टाइम में इस बार मैन ऑफ द ईयर है, क्या तख्ती पर लेकर बैठी? माय नेम इज ग्रेटा, आई एम 9th ग्रेड। मेरा नाम ग्रेटा है, मैं 9वीं क्लास में पढ़ती हूँ, एंड आई एम स्कूल स्टार्टिंग फॉर द क्लाइमेट। और मैं इस क्लाइमेट को बचाने के लिए स्कूल या अपने क्लास से बाहर हड़ताल पर बैठी हुई हूं। She wrote on each flare, since you adults do not give a damn about my future, I won't either. आप बुजुर्ग और बड़े लोग हैं, जो शिक्षक हैं, जो पढ़ाते हैं, जो मेरे गार्जियन हैं, क्योंकि हमारा भविष्य नहीं देख रहे, क्योंकि मुझे लंबा जीवन जीना, मेरे लिए कैसी प्रकृति मिलेगी, मुझे शुद्ध हवा मिलेगा या नहीं, पानी पीने को मिलेगा या नहीं, ये पेड़ मिलेंगे या नहीं। मैं घूम रहा था, आशीष ने कहा कि इस जगह से पिछले लगभग 25-30 वर्षों में 40,000 पेड़ कुछ कट गए। अब पेड़ लगाने की जो होड़ दुनिया में क्यों है? क्योंकि आपका सुख से जुड़ी हुई चीज। वो लड़की लेकर कहती है कि आप चूंकि हमारी परवाह नहीं करें, इसलिए आप एजुकेशन देकर के हमें जिस मॉडल में, जिस सिस्टम में डालना चाहते हैं, उसकी परवाह मैं नहीं कर रही, क्योंकि मैं जानती हूं कि मैं कर भी लूं तो मेरा भविष्य कैसा, किस तरह का भविष्य मुझे मिलने वाला। ये बच्ची है, आप कह सकते हैं इस बच्ची की बात को क्यों मानना चाहिए? जो स्वाभाविक एक आपके मन में भावना उठ सकती है। हमारे समय के दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से जो व्यक्ति हुए, स्टीफन हॉकिंग, आप जानते हैं प्रकृति ने जिस रूप में उन्हें बनाया, पैदा किया, वो बोल नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, बिल्कुल वो कुर्सी पर ही रहते थे, यंत्र के माध्यम से ही बात करते थे। और कैम्ब्रिज में पढ़ाते थे, फिजिक्स के प्रोफेसर। और शायद मैं कहूं अगर लेमैन की भाषा मुझे कहने दे तो हमारे समय के आइंस्टीन वही थे जिन्होंने टाइम का इतिहास लिखा, द हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्पेस। अपने गुजरने के 2-3 वर्ष पहले उन्होंने क्या लिखा, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूं, दुनिया ने उन्हें माना वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट थिंकर। ठीक उनके मरने के 2 महीने बाद किताब आई, ब्रीफ आंसर टू बिग क्वेश्चंस,
जीवन के जो बड़े सवाल हैं उनके क्या उत्तर है वैज्ञानिक का। इस किताब को कम से कम हर पढ़ने वाले को जो अपने भविष्य के बारे में चिंतित है, सोचता है, जानता है कि किस तरह का समाज आगे मिलने वाला है, पढ़ना चाहिए। इसमें सृष्टि से लेकर प्रकृति से लेकर सारे वो बड़े सवाल हैं। उसमें क्या कहा इस किताब के बारे में उल्लेख है कि द फाइनल बुक फ्रॉम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स इन हिस्ट्री इज अ पर्सनल व्यू ऑन द चैलेंजेस वी फेस एज ए ह्यूमन रेस एंड वेयर वी फेस एज ए ह्यूमन रेस एंड वेयर वी एज ए प्लेनेट आर हेडिंग नेक्स्ट। यानी पूरी मानव जाति दुनिया में किस तरह की परेशानी मुसीबत फेस कर रही है और वह परेशानी मुसीबत हमें कहां ले जाने वाली है, इसके बारे में एक किताब है। वो लिखते हैं गुजरने के 2 वर्ष पहले लगभग गार्डियन जो दुनिया का बड़ा प्रभावित और प्रमाणित अखबार है उसने लिखा, नाउ मोर देन एनी टाइम इज आवर हिस्ट्री और स्पेसीज नीड टू वर्क टुगेदर। अतीत में भले हजारों वर्ष में हमने सबने मिलकर काम नहीं किया हो, पर आज हमें जितनी मानव प्रजाति है या बाकी जो चीजें हैं, क्योंकि मानव ही मिलकर काम कर सकता है, मिलकर काम करने की जरूरत है अपने अस्तित्व को बचाए रखने। वी कहते हैं कि हम प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं भविष्य का, वी फेस अवेसम इन्वायरमेंटल चैलेंज। मैं कोट कर रहा हूं उनको, हमारे सामने सबसे बड़ा इन्वायरमेंट का चैलेंज है क्लाइमेट चेंज, फूड प्रोडक्शन, ओवर पॉपुलेशन। मैं आगे बताऊंगा संक्षेप में आपको। द डेसिमेशन ऑफ अदर स्पीसीज, दूसरी प्रजातियां, पौधे, कई चीजें बहुत तेजी से खत्म हो रही हैं। एपिडेमिक डिजीज, एसिडिफिकेशन ऑफ द ओशन, समुद्र का कैसे किस तरह हाल हो रहा है कि वहां ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। Together they are a reminder that we are at the most dangerous moment in the development of humanity. मानव इतिहास में अब तक जितनी हमने प्रगति जहां पहुंच गए हैं उसमें इतना खतरनाक क्षण, इतना खतरनाक समय, इतना नाजुक दौर इसके पहले कभी नहीं आया। We now have the technology. Together they are a reminder that we are at the most dangerous moment in the development of humanity. We now have the technology to destroy the planet on which we live. हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम दुनिया को चाहे तो नष्ट कर दे तुरंत, उस धरती को, उस सृष्टि को। ये क्षमता इंसान ने ग्रहण कर दी है, टेक्नोलॉजी ने उसको ये क्षमता दे दी है, लेकिन हमारे पास ये क्षमता नहीं है इस संकट से हम कैसे बच लेंगे। ये हमने अब तक कोई रास्ता नहीं ढूंढा। अब वो बताते हैं कि दुनिया के, इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि 4-5 क्या खतरे हैं। क्लाइमेट पॉल्यूशन का तो है, न्यूक्लियर वॉर वगैरह की स्थिति जो बनती है उसके बारे में तो कहा है। इसके न्यूक्लियर आर्मामेंट्स हैं तो बड़ा, इसमें डूम्सडे क्लॉक का वर्णन है बड़ा। वो जब वैज्ञानिकों ने खोज लिया परमाणु बम और पहली बार जापान पर वो गिरा, और वो जो ओपेनहावर वैज्ञानिक उन्होंने वो गीता का श्लोक कोट किया, वो जो कहा है ना, जब कृष्ण ने अपना रूप दिखाया है वो किस तरह देखते हैं, तो जो कहा कि वो पूरा आंख बंद हो जाता, वो बिल्कुल प्रकाश की रोशनी, कहा कुछ ऐसा ही एहसास रोशनी देखते हैं। तो लोगों ने घड़ी बनाई जो न्यूयॉर्क के उस जहां उनका रिसर्च सेंटर है वहां पर लगी हुई है, कि दुनिया विनाश के कगार पर से कितनी दूर है। 2018 में इन कारणों से उन्होंने 2 सेकंड आगे बढ़ा दिया कि हम विनाश होने के बिल्कुल 2 सेकंड और आगे चले गए, पहुंच गए। कहां पॉपुलेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी है, और सोशल मीडिया वगैरह सब कुछ उसमें है। और ये कौन कह रहा है? ये कोई सामान्य आदमी नहीं कह रहा, ये हमारे समय का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कह रहा। उसने इस किताब में विस्तार से लिखी है, मैं बताने लगूं तो बहुत समय, बड़े रोमांचित करने वाले इसमें वर्णन और तथ्य हैं, जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें वो आगे एक जगह कहते हैं, मैं एक पीस मिल गया तो मैं आपको जरूर सुना देना चाहूंगा कि इससे बचने का रास्ता क्या है। उन्होंने कहा एक जगह कि ये संभव नहीं होगा कि आप जिस तरह का विकास चाहते, आप सरकारों को दोष देते, पर आज हमें आधुनिक विकास को सारी चीजें चाहिए। उस विकास की कीमत क्या है? वैज्ञानिक कह रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय ऑल ऑफ अस। वी वांट कार्स, ट्रेवल एंड अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग।
The trouble is, by the time people realize what is happening, it may be too late. जब तक हम सबको एहसास होगा तब तक शायद बहुत देर हो जाएगी. As we stand on the brink of a second nuclear age and a period of unprecedented climate change, scientists have a special responsibility once again to inform the public, to advise leaders about the perils of humanity facing. ये कह रहे हैं कि कम से कम वैज्ञानिक सामने आए और दुनिया को बताएं, क्योंकि ये काम कोई और नहीं करेगा. वो जनता जितनी मांगेगी, राजनेता कहेगा कि हम आसमान से तारे खरीद कर देंगे आपको, आप जो चाहे मांगे आपको देने को तैयार है, पर वो होने वाला नहीं है. यथार्थ ये है कि आपको अगर बहुत लग्जरियस गाड़ी चाहिए, सुविधाएं चाहिए, रोज गाड़ियों की संख्या बढ़ाती हुई चाहिए आपको सड़क पर, तो एक तरफ वो सारी चीजें चाहिए, दूसरी तरफ बेहतर आपको पर्यावरण भी चाहिए, बेहतर नदियां सुरक्षित बहती रहे, बेहतर हवा भी मिले, सड़क जाम भी न हो, और कार्बन जो कम करने का एक तरह से वार्निंग दुनिया में पेरिस एग्रीमेंट के तहत हो गया कि नहीं कम कर पाएंगे तो सृष्टि नहीं बचेगी. वो सुनते हैं ना हिमालय के वो कैसे जो बर्फ के वो हैं सारे वो पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो वो बचना भी चाहिए. दोनों चीजें साथ नहीं कर सकते. हमारे मित्रों, पॉपुलेशन के बारे में कहते हैं, और ये पॉपुलेशन का कोई ये मत मान लीजिए कोई राजनेता कह रहा है, ये हमारे समय के दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक ने कही ये बात. आज एक अंदाज के अनुसार 7 बिलियन लोग इस अर्थ पर, इस धरती की 7.2 बिलियन, 700 करोड़ से ज्यादा, 720 करोड़ से ज्यादा लगभग. ये धरती जो प्राकृतिक जरूरतें आपकी जनरेट है, उसको जनरेट करती है, वो सिर्फ 200 करोड़ लोगों की. उससे अधिक लोग इस धरती पर जो है, उनके लिए धरती वो प्राकृतिक संपदा, वो नेचुरल संपदा जो लोगों की जरूरत है वो नहीं कर पाती. और तब जो हमारे उपभोग का स्तर है, हम 2-3 गुना उससे अधिक उसका उपयोग करते हैं. आज खुद भारत की जनसंख्या लगभग 1.36 अरब 136 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, जो 1994 में लगभग 94.22 करोड़ और 1969 में 54.15 करोड़ थी. अब भारत की जनगणना की स्थिति आकलन ये है, 2011 की जनगणना में हम 125 करोड़ थे. विश्व की पूरी आबादी का 17% लगभग हम, और आज लगभग 134-135 करोड़ हमारी आबादी है, जो लेटेस्ट फिगर है. हम दुनिया के 7 देशों के बराबर हमारी आबादी है. अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान मिला दें तो भारत अकेले उसकी आबादी. हमारी धरती भौगोलिक क्षेत्र 8वां या 9वां है दुनिया में. आबादी में 4 या 2030 तक यूएन के जो फिगर्स हैं, अनुमान है कि हमें 130 करोड़ से अधिक हो जाएंगे, चीन से भी आगे चले जाएंगे. हमारे पास धरती सिर्फ दुनिया की 2.45% है. अमेरिका हमसे 5 गुना अधिक है, आबादी 30-32 करोड़. चीन हमसे 3 गुना भौगोलिक आकार में अधिक है, उसकी आबादी को हम पार करने वाले हैं. अब आप गौर करें कि इतनी बड़ी आबादी के लिए नौकरी, खाद्यान्न, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब चीजों की व्यवस्था आपको करनी है. 2030 तक प्रेडिक्शन यह है कि भारत चीन से भी आबादी में अधिक भी होगा. अब पानी की क्या स्थिति है? जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO है यूएन का, वो कहते हैं 2025 तक लगभग 200 करोड़ लोग, 1.28 बिलियन पीपल ऐसी जगहों पर रहेंगे जहां उन्हें पानी शायद पीने के लिए आसानी से शुद्ध और साफ बेहतर उपलब्ध नहीं हो पाएगा. ये जो पेट्रोल, ये बाकी चीजें जो आज हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाए रखने के लिए, हमारे आवागमन के लिए, हमारी निजी गाड़ियों की जरूरत है, यह अनुमान है साइंटिस्टों का कि जिस करंट रेट पर इसका कंजम्पशन है, ये लगभग 46.2 इयर्स यानी लगभग 46-47 वर्ष तक इसका स्टॉक है.
इसलिए आज दुनिया में होड़ चल रहा है कि हम एनर्जी का दूसरा वैकल्पिक कोई माध्यम ढूंढे। नेचुरल गैस भी लगभग जिस तरह से उसकी खपत और जरूरत बढ़ रही है, जिससे आप देखते हैं हमारा जीवन गैस से लेकर जिसमें हम कुकिंग सिलेंडर और बाकी चीजों की जरूरत हम पूरी करते हैं, ये भी लगभग 58 वर्ष 58 ईयर्स के आसपास है। फास्फोरस, आप जानते हैं फास्फोरस बहुत कम देशों में है ये, और ये जितने आपके प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, अधिक उत्पादन के लिए आपको फर्टिलाइजर वगैरह की जरूरत है, उसमें फास्फोरस की सबसे अधिक जरूरत है। 50 से 100 वर्ष तक से अधिक इसका भंडार नहीं है, वो भी कुछ ही देशों के हाथ में है, सभी देशों में नहीं है ये। अब आप समझिए कि जब इतने लोगों के खाद्यान्न की जरूरत पड़ेगी, भारत में अगर 130 करोड़ लोग हो गए 30 में, तो खाद्यान्न आप कहां से पाएंगे जब ये फर्टिलाइजर नहीं होगा, जब इस तरह की चीजों की परेशानी होगी। कोयला, ये कोयला एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि कोयला बिल्कुल बंद करने की बात चल रही है कि अगर आपने CO2 इमिशन यानी कार्बन घटाया नहीं तो वैसे ही क्लाइमेट दुनिया को तबाह कर देगा। आप देखते हैं दिल्ली में इमरजेंसी लगती है, देश के सारे हिस्सों का पर्यावरण की लिस्ट आती है, पूरे देश में फैला हुआ है, और इसके असर किस तरह के है ये भी आप देखते हैं। बीमारी से लेकर के लॉन्गिविटी कम करने से लेकर इसके परिणाम आपके सामने देख रहे हैं, आ रहे हैं। तो उस कोल प्लांट से चलने वाली बिजली के संयंत्रों को बंद करने की लगभग बात पूरी दुनिया में चलती है। दूसरा CO2 घटाने में इससे बड़ी मदद मिलेगी। अभी भारत, चीन, बड़े देश इसको बड़ा इस्तेमाल भी करते हैं। धीरे धीरे हम कम कर रहे हैं, बड़ी तेजी से इधर हमने कम करा है। भारत में पिछले कुछ एक वर्षों बड़ी तेजी से इस पर काम किया है, लेकिन ये कोयले का भंडार भी सीमित है, लगभग 188 रेयर अर्थ मिनरल। ये कुछ रेयर अर्थ मिनरल हैं, लगभग सारे महत्वपूर्ण चीजों में जो पावरफुल मैग्नेट्स हैं, विंड टर्बाइंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है स्मार्टफोन वगैरह में जो हमारे जीवन के हिस्सा बन चुके हैं, उनमें स्कैनेडियम और टेरिबियम ऐसा करके 2 एलिमेंट मैंने पढ़ा कि रेयर अर्थ एलिमेंट है, इनकी जरूरत पड़ती है। इनका भंडार भी सीमित है, और एकाध देश नहीं है, सब देशों में नहीं है। देश सबसे अधिक चीन में है। चीन की इसलिए निगोशिएटिंग पावर ट्रेड वगैरह में दुनिया में काफी मजबूत है, क्योंकि वो रेयर अर्थ एलिमेंट उसके पास है। पानी के बारे में आपने बताया, मैंने बताया ही, तेल के बारे में बताया, और पानी की जो स्थिति है दुनिया में, जो भी पानी का भंडार है उसमें 2.5% ही है जो सिर्फ फ्रेश वाटर है, बाकी सब 70% तो फ्रोजन है। ये पानी किस तरह प्रदूषित हो रहा है ये मैंने आपको बताया। तेल का तो विकल्प आप ईंधन खोजने की बात कर रहे हो, मिल सकता है, पानी का विकल्प कोई अभी तक ढूंढ नहीं पाए। इसी तरह से किस तरह तेजी से फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, जो पेड़ों की हम लोगों ने चर्चा की और जिसका बड़ा गहरा असर पड़ रहा है। लगभग 18 मिलियन एकर्स ऑफ फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड ईच ईयर। अब तक हाफ ऑफ द फॉरेस्ट हैज बीन क्लियर्ड। डिफॉरेस्टेशन से 12 से 17% तक ग्लोबल ग्रीन हाउस इमिशन फैलता है बहुत तेजी से। अभी हाल में एक बड़े वैज्ञानिक की, जूलॉजिस्ट की, जो पानी पर काम करते हैं, उनकी पुस्तक आई है अनरियूली वाटर्स, जरूर पढ़ना चाहिए सारे लोगों को। फॉरेस्ट कम होंगे तो किस तरह से ऑक्सीजन की कमी होगी, किस तरह से मिलियंस स्पीशीज जो है जंगलों में वो खत्म हो गए, और इंसान सिर्फ अकेले धरती पर नहीं, उसका जीवन लगा हुआ है बहुत सारी चीजों से। अब ये चीजें बार बार दुनिया के लोग हमें आगाह कर रहे हैं। 2019 में टाइम ने जो फिर इस पर काम करके निकाला कि 2050 तक कैसे ये अर्थ सर्वाइव करेगा। स्पेशल क्लाइमेट इशू, बिगेस्ट क्राइसिस फेसिंग आवर ह्यूमैनिटी। ये मैं दुनिया की प्रमाणिक चीजों को आपके सामने ले आया हूं। ये गांधी नहीं कह रहे हैं, ये आप ध्यान रखें। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 23 सितंबर को 2019 को खबर छापी बड़ी प्रमुखता से, सी लेवल्स राइजिंग फास्टर, इंडिया सिटीज एट हाई फ्लड रिस्क। आपने देखा होगा, पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ कि 10-20 वर्षों में कई बड़े महानगर आपके जो भारत के हैं या दुनिया के कई, अमेरिका से लेकर जापान तक, समुद्र उनको गहराई बहुत गहरे ढंग से प्रभावित करेगा। 10 सितंबर
वो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी 2018 में। एयरपोर्ट्स नियर सीज इन क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर। हब्स इन संघाई, रोम, सैन फ्रांसिस्को vulnerable to extreme storms brought about by climate change। जब से दुनिया ग्लोबल हो गई, ये खतरे भी ग्लोबल और हम सबका भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ। जो हमारी परंपरा में, सनातन परंपरा में मान्यता रही वसुधैव कुटुंबकम की जो हमने बात की, वो जुड़ा हुआ है। 8 सितंबर 2018 को टाइम्स ऑफ इंडिया में फिर छपा, यूएस स्कूल्स नाउ गिवन हिट डे हॉलीडेज। और इन सारे खतरों की तरफ ऐसा नहीं है कि अब निकाल गई है। 1967 में मैं बहुत बाद में जब यूट्यूब में पढ़ता था, तब जो किताब मिली थी लगभग 78-79 के आसपास, क्लब ऑफ रोम एक बना, जिसमें अपने समय के नोबेल लॉरियट्स थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, लिमिट्स टू ग्रोथ, यानी हमने जो विकास का रास्ता अपनाया है, मॉडल अपनाया है, ये हमको कहां ले जाता है और कहां ले जाएगा, क्या इसके खतरे हैं। और ताजी चीज इस पर जो दुनिया में सबसे चर्चित किताब इन दिनों है, युवाल नोह हरारी की, तो जरूर आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, 21st लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी के लिए 21 लेसन। इसमें वो सारी चीजें हैं कि टेक्नोलॉजी किस तरह की चीजों को पैदा कर रही है, क्या चुनौतियां आगे आने वाली हैं। उसके पहले लगभग 80 के आसपास जब मैं बंबई में काम करता था, तब मैंने वो पुस्तक पढ़ी। उसमें एल्विन टॉफलर की फ्यूचर शॉक, यानी किस तरह का फ्यूचर इमर्ज होने वाला। ये फ्यूचर जो इमर्ज होगा उसमें इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन, उसमें कैसे ग्लोबलाइजेशन, कैसे ग्लोबल विलेज की स्थिति बनने वाली है कि दुनिया एक गांव बनेगी। मुझे याद है 91 में दुनिया की मशहूर पत्रिका की एक महिला पत्रकार ने, द इकोनॉमिस्ट में वो काम करने वाली रही। आप जानते हैं इकोनॉमिस्ट आज भी मानी जाती है दुनिया में थिंकिंग मैगजीन में अपने ढंग की विशिष्ट पत्रिका। उसकी महिला पत्रकार ने एक पुस्तक लिखा, मैं नाम भूल रहा हूं, डेथ ऑफ डिस्टेंस, दूरियों का खत्म हो जाना। कैसे दुनिया एक गांव बन गई, इसको इस रूप में मैं अनुभव करके देखता हूं कि मैं जिस गांव से पैदा हुआ, श्री जयप्रकाश नारायण का गांव, 2 दियारे के बीच में, गंगा और घाघरा के बीच में, वहां से अगर मुझे बंबई नौकरी करने के लिए जाना पड़ता था, बनारस जाना पड़ता था, तो 2-2 दिन लगते थे, पैदल जाना, नाव से पार करना, फिर ट्रेन लेना। आज बहुत ज्यादा नहीं, अगर थोड़े पैसे हो 7-8 हजार तो टिकट बंबई से ले ले गांव आने के लिए, एक गाड़ी ले ले, सड़क बन गई है, बंबई से सुबह चले, शाम 3 बजे तक आप पहुंच जाएगा। और जो समर्थ लोग हैं, सुबह दिल्ली होते हैं, दोपहर लंदन होंगे या शाम तक अगले दिनों न्यूयॉर्क होंगे। ये दुनिया गांव बन गई है, लेकिन इसके असर क्या पड़े हैं ये जरूर मैं विस्तार से बताता, पर चूंकि समय का वो है, युवाल नोह हरारी ने इस पर बहुत विस्तार से बताया है। उनकी 3 बड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं, 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, सेपियंस मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास, होमो ड्यूस, और ये 21st लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, सबसे टॉक्ड अबाउट एंड द मोस्ट नोन एंड डिस्कस्ड बुक, जरूर आपको देखना चाहिए। आप देखते हैं हर साल लगभग 13 अगस्त को अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है। ये क्या है? पूरी धरती द्वारा जो उपभोग की, पूरी धरती एक साल में जो इकोलॉजिकल रिसोर्सेज और सर्विसेज उपभोग करती है, एक वर्ष में धरती जितना इसको जनरेट करती है, उसका उपभोग कब कितना हो रहा है, इसी रूप में ये अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है। ये आकलन है कि पूरी 12 महीने का खजाना हम 6-7 महीने में खत्म कर जा रहे हैं। यानी जो प्रकृति इकोलॉजिकल रिसोर्सेज और सर्विस पैदा करती है, वो हम 6-7 महीने में खत्म कर दे रहे हैं। यानी 1 जनवरी से 13 अगस्त को मनाते हैं। ये 2015 में हमने इसको खत्म कर दिया था, जो साल भर की संपदा थी, यानी खाने का 1 साल का रखा था, 7 महीने में खत्म कर लिया, 4 महीने भूखे रहने की हमने स्थिति बना ली। आगे यही कंजम्पशन की स्थिति रही तो हम आगे क्या करेंगे भगवान जाने। ये इसीलिए नारा दिया है लोगों ने, इम्प्टी नेक्स्ट वन प्लेस 13 अगस्त को, कि आगे का बिल्कुल भंडार
भंडार खाली है, रिड्यूस द रिसोर्स कंजम्पशन, ये कंजम्पशन घटा दीजिए अपना। हाल में मार्क टूनी ने एक हिंदी अखबार में लंबा लेख 2 वर्ष पहले लिखा और बड़ी चेतावनी भरी वो चीजें हैं। उन्होंने रामगोपाल अग्रवाल की पुस्तक का हवाला दिया, इंडिया 2050 ए रोड मैप टू सस्टेनेबल प्रॉस्पेरिटी। उस पुस्तक में चेतावनी है कि लगभग हमारी आबादी बढ़कर अब 130 करोड़ के आसपास 2030 तक होने वाली है। वो प्रेडिक्शन है कि 150 करोड़ तक जाएगी। अगर 150 करोड़ लोग इन चीजों का इसी स्तर से उपभोग, यही सुख सुविधाएं चाहे, तो भारत उसको बियर कर सकने, सहन कर सकने की क्षमता भारत में, भारत की प्रकृति में नहीं है। सरकारों की तो बात छोड़ दीजिए। और एक फिजिक्स विक्रम सोनी ने नेचरली नाम किताब लिखी, उसने कहा, उन्होंने वार्न किया, ट्रेड सॉफ्टली ऑन द प्लैनेट, ये धरती नाजुक स्थिति में है, इस पर कुछ भी ऐसा मत करिए जिससे ये चीजें पैदा हो। नाकामी में छिपी भी धरती की सबसे बड़ी उम्मीद। वह समय होता तो पढ़कर इन पैरों को सुनाता। अद्भुत फैक्ट्स हैं, जरूर आपको इन चीजों के बारे में अपनी भावी पीढ़ी के लिए जानना और समझना चाहिए। अब इसका रास्ता क्या है? क्या हमारे युवा जिनको ये भविष्य मिलने वाला है, या हम बुजुर्ग लोग जो ये भविष्य बनाकर दे रहे हैं भावी पीढ़ी को, वो चेंज के लिए तैयार है? और किस तरह का चेंज? इस चेंज के लिए एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट ने, यंग जर्नलिस्ट ने लिखा कि यंग लोग ध्यान रखें कि वो इन चीजों से चिंतित तो हैं, इन चीजों से वो परेशान तो हैं कि उनको कैसा भविष्य मिलने वाला है, पर इस बात के लिए तैयार नहीं है कि जीवन में क्या बदलाव करें कि एक बेहतर भविष्य उनको सुरक्षित मिल जाए। वो लिखते हैं, जो उन्होंने युवकों को संबोधित किया, यू आर द फर्स्ट जनरेशन दैट हैज डिमांडेड एयर कंडीशनिंग। आपको एयर कंडीशनिंग चाहिए इन एवरी रूम, हर कमरे में एयर कंडीशनिंग की सुविधा चाहिए। योर लेसन्स आर ऑल अनडन ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पे सारी चीजें पढ़ाई होनी चाहिए। यू हैव ए टीवी इन एवरी रूम, हर कमरे में टीवी रहनी चाहिए। स्पेंड द होल डे यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का दिन भर आप इस्तेमाल करेंगे। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग टू स्कूल, टेक ए फ्लीट ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स, गाड़ी से स्कूल जाएंगे। दैट क्लॉग द पब्लिक स्ट्रीट, जिससे जाम लगता है। यू आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कंज्यूमर गुड्स इन हिस्ट्री। आप कैसे कंज्यूमर संस्कृति को सबसे अधिक दुनिया में आप बढ़ा रहे हैं। Continually buying the most expensive clothing to be trendy. Your protest is advertised by digital and electronic means. इसका प्रोटेस्ट भी दुनिया बड़े पैमाने पर चल रहा है। ये लड़की ने प्रोटेस्ट किया तो दुनिया में यूथ्स ने बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया में उसके साथ अपनी सहमति दी और दुनिया में बड़ा प्रदर्शन हुआ। इस व्यक्ति ने उन यंगस्टर्स को कहा कि ये चीजें कम करो, यहाँ इससे कोई रास्ता नहीं है। Guys, before protesting, turn off the air conditioning, go to school on foot, turn off your phones and read a book, make yourself a sandwich instead of buying packaged foods. Packaged खाना खरीदने के बजाय जो हमारे घरों में पहले बनता था उसकी तरफ लौटे। फिर वो आगे कहते हैं, none of this will happen because you are selfish, ill-educated, manipulated by people who use you, claiming to have a noble cause while you enjoy the wildest western luxury. वेस्टर्न लग्जरी एंजॉय करते हुए इनका प्रोटेस्ट आप करिएगा, कुछ इसका समाधान नहीं है। वेक अप, मैच्योर एंड क्लोज योर माउथ, इन्फॉर्म योरसेल्फ टू द फैक्ट्स बिफोर प्रोटेस्टिंग। हमारे वरिष्ठ लोग यहाँ विश्वविद्यालय के बड़े जाने माने विद्वान और अध्यापक हैं। इन्हीं चीजों के बारे में, इसी वे ऑफ लाइफ के बारे में गांधी ने चेताया था शुरू में। ये रास्ता विकास का अगर हुआ तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन का रास्ता है, ये आपको तबाह कर देगा। इसके माध्यम से आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप आत्मघात करने वाले व्यक्ति की तरफ काम करेंगे। ये जिस गांधी ने क्या कहा, आजादी की लड़ाई के दौरान ही 34-35 के आसपास उन्होंने पंडित नेहरू को पत्र लिखा कि आजादी तो देर सवेर होने वाली है, पर यह तय करिए कि भारत के विकास का रास्ता, हमारे ग्रोथ का मॉडल क्या हो। क्या हम उसी अमेरिकन पैटर्न से जाएंगे, यानी पूंजीवादी व्यवस्था से विकसित होंगे, हम समाजवादी व्यवस्था से विकसित होंगे, हम कम्युनिस्ट विकसित जो मॉडल है उससे जाएंगे,
भाई यही ना मॉडल थे, कम्युनिज्म का था, सोशलिज्म का था, आपका कैपिटलिज्म का था, आर्थिकतावादियों का भी मॉडल था उस वक्त दुनिया में, विचारों का युग था। इस गोपाल ने राधा कृष्णन जी के सुपुत्र ने सबसे प्रामाणिक और बेहतर जीवनी पंडित नेहरू की लिखी है, जो माना जाता है जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी ऑफ सर्वपल्ली गोपाल बायोग्राफी बाय सर्वपल्ली गोपाल। उसमें दोनों ही चीजें दर्ज है। भाषा के सवाल पर गांधी की दृष्टि साफ थी और विकास के रास्ते पर गांधी की दृष्टि साफ थी। गांधी ने कहा नहीं, भारत के विकास का रास्ता ये हो नहीं सकता पश्चिम का। और उन्होंने एक ब्रिटिश के पत्रकार को बताया, पत्रकार ने बार बार पूछा कि भारत तो आजाद होगा, आप किस विकास मॉडल में भारत को ले जाएंगे? तो गांधी ने क्या कहा, मैं कोट आपको सुनाना चाहूंगा, ईश्वर ही बचाए, अगर भारत को कभी पश्चिम की तौर पर औद्योगिकीकरण करना पड़े, एक अकेले छोटे से द्वीप इंग्लैंड के आर्थिक साम्राज्यवाद ने आज दुनिया को जंजीरों में बांध रखा है। अगर 30 करोड़ लोगों का एक पूरा राष्ट्र वैसा ही आर्थिक दोहन शुरू करता है तो ये दुनिया को टिड्डियों की तरफ फूट करके छोड़ देगा। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। गांधी ने क्या कहा, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का रास्ता है जिसमें ब्रिटेन चल रहा है और जिस ब्रिटेन के प्रताप और राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था दुनिया में, तो वो इस समृद्धि के मुकाम पर इसलिए पहुंचा क्योंकि दुनिया के इतने देशों को गुलाम बनाया, उनकी संपदा ये ले जा रहा। आज विलियम डैरेन पेल से लेकर अनेक लोगों की किताबें आ रही कि भारत की कितनी संपदा हो गई। मैं देख रहा था आज सुबह में जो दरभंगा राज की लाइब्रेरी वगैरह में जो कहता है क्या हमारी अद्भुत संपदा विरासत रही है। अंग्रेजों के आने के पहले ये भ्रामक दृष्टि उन्होंने हमें आधुनिक बनाया। हम कितने आधुनिक और बेहतर थे वो जाकर लाइब्रेरीज में देखिए, कल्याणी फाउंडेशन है ना जहां सुबह किया, वहां जाकर पुराने लिटरेचर को पढ़िए, हमारी क्या स्थिति थी, धर्मपाल की किताबों को पढ़िए, हमारा वे अपना कैसे विकास करता। गांधी ने इस बात को समझा, कहा कि भारत की आबादी तो अभी 30 करोड़ है, ब्रिटेन की आबादी 2 करोड़ होगी, छोटा देश केवल से, उसको विकास के इस मुकाम पर उसके लोगों के उपभोग की शैली और जिंदगी इस स्तर तक पहुंचे, उसके लिए कितने देशों को गुलाम बनाना पड़ा है। और 30 करोड़ लोगों को अगर वही उपभोग का स्तर, वही अब चीजें करना चाहें तो कितने ग्रह कॉस्मोस को हमें गुलाम बनाना पड़ेगा। वो रास्ता बिल्कुल है ही नहीं। अब तो 30 करोड़ की जगह 130 करोड़ हो गया। मैं तो कई बार सोचता हूँ, आप इस बात को गंभीर तौर पर गहराई से सोचिएगा, क्योंकि आप में बहुत विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे जाने हैं। दुनिया का कौन सा आर्थिक मॉडल ऐसा बना है जो इतने लोगों को 5 स्टार आराम से बैठकर 24 घंटे बिना बहुत काम किए, बिना प्रोडक्शन किए नौकरी देकर इतने पैसे और सुविधा दे सकता है? कोई है? चीन में फुल एम्प्लॉयमेंट है, अमेरिका में है 30 करोड़ की आबादी। वो ग्रोथ मॉडल है क्या कोई? ये जरूर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए। इसलिए गांधी ने चेताया कि ना, ये रास्ता दुनिया को नाश का रास्ता है। जो आज वैज्ञानिक कह रहे हैं, जो मैंने आपको दिखाया, सुनाया, बताया, कोट किया, दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों को कोट करके मैंने आपको बताया कि वो कह रहे हैं कि वापस जाओ। गांधी के समर्थक नहीं, गांधी भक्त नहीं है, गांधी को शायद उसमें बहुत जानते भी नहीं होंगे। वैज्ञानिक तथ्य पे कह रहे हैं कम बैक, वापस आ जाओ, इस आत्मविनाश के रास्ते पर मत जाओ। गांधी ने बहुत पहले ये बात बताया था। महात्मा गांधी ने 1928 में फिर दूसरी चीज कही, कहा कि आधुनिक सभ्यता का विशेष चरित्र इच्छाओं का अनंत बहुतायत है। जितनी अंदर आपको इच्छा पैदा हो सके खरीदने की, ये मॉल्स वगैरह क्या है, इसका मैं बड़ा एक रोचक प्रसंग सुनाऊंगा। यह दूरी और समय को खत्म करेगा। ये गांधी ने कहा था 1928 में। मैंने कहा डेथ ऑफ डिस्टेंस पुस्तक आई 92-93 में। टेक्नोलॉजी ने कैसे खत्म कर दिया। एक चीज और याद रखिए, पहले दुनिया के विचार बदलते 1914 से लेकर 19वीं शताब्दी तक। आपके पास अद्भुत संपदा है, लाइब्रेरियों में जाकर कहीं पढ़िए और देखिए कैसे विचारों ने दुनिया को बदला। खुद गांधी देश में, आज विचार नहीं, टेक्नोलॉजी दुनिया को बदल रही है। ये बात समझ लीजिए। हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं बड़ा कोई पहले जैसी चीज आंदोलन नहीं हो रहा। पहले आंदोलन विचारों से होते थे। गांधी जब आए थे भारत में तो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की क्या स्थिति,
प्रोग्रेसिव लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने लिखा है, ये अंग्रेजों के सामने प्रेयर करने वाली, पिटीशन करने वाली, गिड़गिड़ाने वाली संस्था। उसी कांग्रेस को गांधी ने 42 में ऐसा बदल दिया मास मूवमेंट में कि अंग्रेजों के जेल में, जिनका प्रताप ऐसा था कि सूर्यास्त नहीं होता था जिनके राज में दुनिया में, उनकी जेलों में जगह नहीं रह गई विचारों के आधार पर। उसके बाद दुनिया के न जाने कितने देश गांधी के प्रभाव से साम्राज्यवाद के चंगुल से छूटे। और 1991 के बाद, उदारीकरण के बाद दुनिया जब से, वो अच्छी है बुरी चीज मैं नहीं कह रहा, वो एक अलग बहस का विषय है, जब से ग्लोबल विलेज हो गया तब से दुनिया को टेक्नोलॉजी बदल रही, उसका नया तीर्थस्थल दुनिया में एक ही है, सिलिकॉन वैली। आप गौरव कर सकते हैं भारत वो चीज बेंगलोर में है, पर नए तीर्थस्थल, नए विचार, नए धर्म, नई चीजें, ये टेक्नोलॉजी सेंटर्स बदल रहे हैं। मैं मजाक में कहा करता हूं अपने मित्रों से, हमें गौरव रहता है कि गांधी के विचार दुनिया में फैले, सही है। कुछ हमारे मित्र भी कहते हैं, मैं उससे सहमत हूं, कोई वो नहीं, कि मार्क्स ऐसे विचारक हुए जिनके विचार कॉन्टिनेंट्स को, महाद्वीपों को, भाषाओं को, संस्कृति को दूर छोड़कर घर गरीब की झोपड़ी तक पहुंचा। और सर्वोदय दर्शन के बड़े ज्ञाता हमारे दादा धर्माधिकारी ने अपने पुस्तक में लिखा कि मार्क्स पहले मसीहा हुए, हम सहमत हो अलग बात है, जिन्होंने कहा कि गरीबी का अंत संभव है, यह भगवान की दी हुई चीज नहीं। तो मार्क्स का विचार सबसे अधिक फर्क, वो वहां भी गया तो उनको मार्क्स को, उनकी भाषा जानने समझने वाले लोग नहीं थे, झोपड़ियों तक पहुंचा। पर आज उस मार्क्स से भी ज्यादा स्टीव जॉब्स का आईपैड पहुंच गया, ये फोन पहुंच गया, ये सारी चीजें पहुंच रही और चीजों को प्रभावित कर रही है, ये इंटरनेट, ये सोशल मीडिया। गांधी ने भारत के विकास के बारे में बड़े विस्तार से अपने विचार बताए, और उसको द प्यारे लाल की पुस्तक द लास्ट पेज में भी बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। गांधी, जब मैं पिछले साल वर्धा गया, जो हम लोग कहते हैं कि नीड और ग्रीड में जो आज दुनिया वॉर कर रही, गांधी ने कैसे चेता दिया था बहुत पहले, क्योंकि गांधी भारतीय परंपरा को सबसे गहराई से समझने वाले हजारों वर्ष में हमारे जो नेता हो उनमें से विलक्षण व्यक्ति हुए। इसलिए आइंस्टीन ने कहा कि आने वाले पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि हार मांस का कोई ऐसा व्यक्ति हुआ हमारी तरफ। क्या कहा गांधी? उनकी कुटिया के आगे एक कोट लगा हुआ। मैंने अपने मित्र निराज से कहा कि कम से कम, मैं बहुत फोटो को खिंचाने का बहुत शौकीन नहीं हूं, जहां हो जाता है ठीक है, मैंने कहा यहां तो जरूर खींच दीजिए मेरे साथ। वो कोट क्या है आपको पढ़ सुनाता हूं। और याद रखिए कि उस व्यक्ति ने 1928 में जो बात की, तो आज इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं, जो पर्यावरणविद है वो कह रहे हैं, स्पेशलिस्ट अपने अपने क्षेत्र के कह रहे हैं। क्या कहा गांधी ने? अपनी आवश्यकताएं बढ़ाते रहने की पागल दौड़ में जो लोग हैं, वे निरर्थक मान रहे हैं, किस तरह वे अपने सच्चे ज्ञान और सत्य की वृद्धि कर रहे हैं। उन सबके लिए यह दिन जरूर आएगा। सी द फोरकास्ट ऑफ द मैन। उन सबके लिए यह दिन जरूर आएगा जब वे पूछेंगे कि हम क्या कर बैठे। जो आज वैज्ञानिक पूछ रहे, जो कहां पहुंच गए। एक के बाद एक संस्कृतियां आई गई, और प्रगति की बड़ी बड़ी बड़ाइयों के बावजूद मुझे पूछने का मन होता है, यह सब किस लिए, इसका प्रयोजन क्या? डार्विन के समकालीन वालिस ने कहा था कि तरह तरह की खोजों के बावजूद पिछले 50 वर्षों में मानव की नैतिक ऊंचाई 1 इंच भी नहीं बढ़ी। टॉलस्टॉय ने यही बात कही, बुद्ध, ईसा मसीह, पैगंबर सबने यही बात कही। याद रखें, आज वैज्ञानिक जो गांधीवादी नहीं, पर्यावरणविद, विशेषज्ञ जिनका वास्ता गांधी से नहीं, वे भी दुनिया को सावधान कर रहे हैं। गांधी ने कैसे गांव की और कैसे विकास मॉडल की कल्पना की थी, वो भी उन्होंने 1937 में दर्ज करा दिया, जब उन्होंने सेवाग्राम बनाया। कहा कि हमारे गांव कैसे होंगे, जो बुनियाद होंगे विकास के, इसके घरों में पर्याप्त रोशनी और हवा आने जाने के रास्ते होंगे। वे घर अपने 5 मील के दायरे के भीतर मिलने वाली सामग्री से ही बनेंगे। इन घरों के सामने आंगन होंगे, जिनमें घरों में रहने वाले घरेलू उपयोग के लिए सब्जियां लोग उगा सकेंगे और अपनी मवेशी बांध सकेंगे। गांवों की सड़कें और गलियां सभी तरह की बची जा सकने वाली धूल से बची होंगी। इसमें जरूरत के मुताबिक कुएं होंगे, जिनको सभी इस्तेमाल करेंगे। यही सबकी प्रार्थना के स्थल होंगे।
सामुदायिक विकास, सामुदायिक बैठक की जगह भी होगी, अपने जानवरों को चराने के लिए साझी चरागाह भी होगी, एक सहकारी डेयरी होगी, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय होंगे जिनमें शिक्षा केंद्रीय तथ्य होगी, अपने विवादों को निपटाने के लिए यहाँ पंचायतें होंगी, यह अपने अनाज, सब्जियां और फल और अपनी खुद खादी पैदा करेगा। मोटे तौर पर आदर्श गांव की यही मेरी कल्पना है। जो जरूरत की चीज है वहां बने और वही कंज्यूम। दिस इज व्हाट गांधी थॉट। अब 2 मिनट के लिए आप भूल जाए, ये गांधी ने कहा था। उस वक्त के जब विकास का यह रास्ता मास कंजम्पशन की ओर, उपभोक्तावादी संस्कृति की ओर जब हम लोग दुनिया मुड़ने लगी थी, तो और किसने गौर किया? मैं आपको बताना चाहूंगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिका में न्यू डील इकोनॉमिक पॉलिसी आई, जिससे ये सब चला कि अब हमें मास प्रोडक्शन की ओर जाना है, हमें कंज्यूमर सोसाइटी बनानी है, अधिक से अधिक उपभोग करना है। तो अमेरिका के लोग जिनका गांधी से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने क्या कहा? जॉन क्लिफ गैलब्रिथ का आपने नाम सुना होगा, अपने समय के सबसे बड़े अर्थशास्त्री, भारत में अमेरिका के राजदूत रहे, बड़े लोकप्रिय। उस वक्त जब यह अमेरिका मास प्रोडक्शन के रास्ते पर जा रहा था, तो अमेरिका के आर्थिक मंत्री हुआ करते, सामान्य लहजे में समझ लें। जब वो प्रस्ताव आया तो उन्होंने उस पर नोट लिखा कि इस रास्ते पर मत जाइए, यह आत्मघाती रास्ता है। क्यों? क्योंकि आप मनुष्य के अंदर अधिक से अधिक चीजों का उत्पादन आप करेंगे तो बेचने के लिए बाजार आपको पैदा करना पड़ेगा, बाजार चाहिए। अगर बाजार आपको चाहिए तो लोगों के अंदर इच्छाएं पैदा करनी पड़ेगी, विज्ञापन आपको करना पड़ेगा, और ये खतरनाक रास्ता। अगर लोगों के अंदर इच्छाएं उत्पन्न करेंगे, विज्ञापन दे करके आप चीजों को बेचेंगे, उतनी सुख सुविधा, उतना चीजों को बना सकने की क्षमता, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होगा, तो दुनिया तबाह हो जाएगी। इस अमेरिका के इकोनॉमिस्ट ने उस वक्त लिखा, और 1958 का उनका यह लिखा हुआ लेख है, हाउ मच शुड ए कंट्री कंज्यूम, एक देश को कितना उपभोग करना चाहिए। गांधी ने वही सवाल उठाया था कि हाउ मच ए मैन शुड कंज्यूम, एक आदमी कितना उपभोग करे। अमेरिका के अपने समय के सबसे बड़े अर्थशास्त्री, जो न्यू डील इकोनॉमिक पॉलिसी आई, जिन्होंने वार्न किया कि आप जो बना रहे हैं, इससे बड़े बड़े मॉल पैदा होंगे, बड़े बाजार के केंद्र होंगे, बाजार केंद्र हो जाएगा सारी चीजों का, ये मत करिए। उन्होंने विरोध किया। वही बात गांधी ने कही, उनका गांधी से कोई लेना देना नहीं, तो शुद्ध इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने खतरा दिखाई दे इकोनॉमिस्ट की, किधर हम जा रहे हैं। आज दुनिया के टॉप इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि हम इसी रास्ते पहुंच गए हैं, जहां ग्रोथ को हमने जिस रूप में गॉड मान लिया है, ये उपभोक्तावादी संस्कृति कैसे हमें खत्म कर रही है, कमजोर कर रही है। मुझे तो आश्चर्य हुआ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि गांधी रास्ता है। इकोनॉमिक टाइम्स जैसे प्रमुख अखबार में 30 जनवरी 1994 को उनका कोट छपा हुआ कि गांधी रास्ता, इस आदमी का गांधी से कोई लेना देना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड शुद्ध रूप से बैंकिंग संस्था के ये हेड है। अब गांधी इकोनॉमी क्या था? गांधी इकोनॉमी के बारे में जानबूझ करके आजादी के बाद हम लोगों ने उस पर बहस नहीं की, सोचा नहीं। गांधी ने बाकायदा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल अपना बताया था। बहुत कम लोगों ने अब उनको याद रखते हैं, प्रोफेसर जेसी कुमार। वो गांधी की, वो अमेरिका से उस वक्त के पढ़कर आए सूटेड बूटेड इकोनॉमिस्ट थे, गांधी से ऐसे ही मिलने चले गए थे। उनके पहले गांधी से मुलाकात का प्रसंग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। वो पश्चिम से पढ़ करके आए थे। कहते जब गांधी से मिला, जब बात की, जब सुना, उनको समझा, तो कहा कि यही आदमी फ्यूचर बचाए रखने की दुनिया की बात कर रहा है। वो गांधी के सबसे बड़े भक्त हो गए। वो क्रिश्चियन, उनकी किताब है द इकोनॉमिक्स ऑफ परमानेंस, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड विलेजिज्म, गांधीयन इकोनॉमी, व्हाई विलेज मूवमेंट, श्रीमन नारायण, गांधीयन प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया, जेबी कृपला ने गांधी की इकोनॉमिक थॉट के बारे में, प्रोफेसर जेके मेहता, भारत में जो इकोनॉमिस्ट हुए जिनकी दुनिया में गूंज हुई, तो इकोनॉमिक हिस्टोरियन में हमारे यहाँ प्रोफेसर जेके मेहता थे, फारसी थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो हेड होते थे इकोनॉमिक्स के। गांधी इकोनॉमिक पुस्तक लिखी कि कैसे गांधी के विचार दुनिया को बचाए रखने के लिए रेलिवेंट है, और प्रोफेसर जेटी सेठी हुए,
ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में थे। पहले आदमी जो 72 में किताब लिखी थी इंडिया इन क्राइसिस, जब कहीं कोई चर्चा नहीं थी 71-72 में कि इंदिरा जी को इतना बहुमत मिलने के बाद किस तरह की क्राइसिस आने वाली है, उन्होंने फोरकास्ट किया कि ये होने वाला है संकट, क्योंकि देश मूल चीजों से भटक गया। हम जिस रास्ते पर चल पड़े हैं उस कंज्यूमर सोसाइटी को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बना नहीं सकते हम पश्चिमी मॉडल पर। उन्होंने 3 सीरीज में लेक्चर दिया है कि गांधी के डेवलपमेंट मॉडल क्या है, क्योंकि समय नहीं है इसलिए मैं अपनी बात खत्म करूंगा बहुत जल्द। प्रोफेसर सुमाकर जिन्होंने स्मॉल इज ब्यूटीफुल किताब लिखी, उसमें है कि गांधी किस तरह से बताया जाता है। मैं बताता, क्योंकि समय का अभाव है, मैं बात खत्म करूंगा कि गांधी आज चीन से लेकर और दुनिया के कितने देशों में पढ़े जा रहे हैं। मैं और भी बताता किन किन अखबारों में किन किन वैज्ञानिकों ने क्या कहा है कि किस तरह के हम खतरे में पहुंच चुके हैं। मैं बाकायदे नया था आपको इतनी चीजें बताने के लिए कि यूएन के क्या फिगर्स आए हैं। ये सारे वो आंकड़े हैं जो विशेषज्ञों ने बताया है कि दुनिया किस तरह से संकट के द्वार पे खड़ी है वैज्ञानिकों के तहत, और हमने जो समाज बना लिया है उस समाज का परिणाम क्या है। वेस्टर्न सोसाइटी का जो ग्रोथ का डेवलपमेंट मॉडल है, गांधी ने तब ऑन किया था, हमारे देश में भी देखने को मिला। कल मैं अखबार पढ़ रहा था, ये टाइम से ली गई खबर है कि अमेरिका में हर साल 43,000 आत्महत्याएं, 6,69,000 करोड़ का आर्थिक नुकसान, युवाओं में जान लेने की प्रवृत्ति बढ़ी। मैं आपको समय होता तो बताता कि कैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 10 वर्ष पहले क्रेडिट कार्ड जनरेशन यूथ्स के बारे में एक बाकायदे कमेटी बनाई, जांच किया कि कैसे जो क्रेडिट कार्ड देने की होड़ आई है, यूथ्स कैसे बिना कमाए खर्च कर रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ रहा है। तब विनोबा ने कहा था इंद्रिय जीवित पीढ़ी मत बनाइए, ये जो विज्ञापन टेलीविजनों पर देखते हैं, ये बाकी जगह ग्लॉसी मैगजीन्स में, और वो सुख सुविधा आप सबको दे नहीं सकते। आप 150 करोड़ को कार देंगे, भारत चल नहीं सकता। आज दुनिया के मशहूर यूनिवर्सिटी पे चले जाइए, नोबेल लॉरियट्स प्रोफेसर साइकिल से चल रहा है। मैं अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि मुझे लगभग घंटे भर बोलना था और जाना भी है। एक कोट से खत्म करना चाहूंगा, यह गांधी ने नहीं कहा, ये जब अमेरिका में जो इंडिजीनियस लोग थे, जो वहां के मूल निवासी थे, उनको हटा करके जब वहां गोरे लोग गए तो एक जगह बची रह गई थी, एक छोटी सी जगह, जहां पर वहां का मूल जो तबका था, मूल जो निवासी को रह गए थे। तो कहा कि भाई ये कर दे क्या? नहीं सर बोलिए। आगे नहीं ठीक आगे चलिए। प्रकृति चाहती है कि आप गांधी को एक मिनट सुन ले। और तो वो जो तबका बचा रह गया था, सबको फतह कर लिया था, उस छोटे से कबीलाई तबके के पास वॉशिंगटन से मैसेज गया कि भाई तुम अपनी जमीन अपनी धरती हमको दे दो, तुम जाओ, तुम्हें क्या चाहिए। उस कबीले का जो मुखिया था उसके पास जब ये प्रस्ताव लेकर जाते हैं तो कहता क्या है, और यही भारतीय दर्शन, यही गांधी ने समझा था। ये मैं बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। कहा, मैं थोड़ी पृष्ठभूमि पढ़ देता हूं। As we all know, when Europeans settled in the American continent, the original inhabitants of whom there were thousands of tribes were systematically wiped out. जब यूरोपियंस लोग अमेरिका गए तो जो ओरिजिनल वहां रहने वाले थे उनको खत्म कर दिया। जॉर्ज वॉशिंगटन पहले यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सिएटल के चीफ को लिखा कि जो वहां स्क्वेमिश क्लान बचा रह गया है, उनके हेड को जाओ बात करो और उनसे बाई फोर्स भी हो तो जमीन ले लो, पर पहले समझा कर बात करो, यानी उनके राज को फतह कर लो। जब वहां गए वो सज्जन जॉर्ज वॉशिंगटन का वो मैसेज लेकर, तो क्या कहते हैं, कोट है, द प्रेसिडेंट इन वॉशिंगटन सेंड्स वर्ड्स दैट ही विशेस टू बाय आवर लैंड। उस मुखिया ने कहा अपने कबीले के लोगों से, वो बैठे हुए थे सज्जन, कि वॉशिंगटन में बैठे अमेरिका के प्रेसिडेंट ने खबर भेजी है कि हमको हमारी जमीन खरीदना चाहते हैं। हाउ कैन यू बाई और सेल दिस लैंड? कहा या आप क्या ये जमीन खरीदना चाहते हैं, आप क्या आसमान भी खरीद सकते हैं, क्या हवा भी खरीद सकते हैं क्या? ये जमीन तो प्रकृति की चीज है। द लैंड, कहा कि जमीन बेचना तो हमारी आइडिया में, हमारी संस्कृति में हमारे लिए विचित्र बात है।
ये संभव कहां है? ये जमीन हमारी भी नहीं रही, ये तो प्रकृति ने दिया है। प्रकृति के हम, जो गांधी कहते थे ना कि पूंजीवाद नहीं, आप अपनी पूंजी की या उसके खुद आप संरक्षक बनिए समाज के लिए, तो कहा इसके तो हम संरक्षक हैं। वी डू नॉट ओन द फ्रेशनेस ऑफ द एयर। कहा कि हम तो ये हवाओं की जो ताजगी है इसके हम तो मालिक नहीं है। स्पार्कल ऑफ द वाटर, जो फव्वारे आते हैं, जो ऊपर से जलप्रपात गिरता है, जो झरने गिरते हैं, उससे जो सुंदरता दिखाई देता है, क्या आप उस वाटर को भी खरीदना चाहते हैं? हम कैसे बेच सकते हैं? ये क्या मेरी चीज है? ये तो प्रकृति ने हमको दी है। एवरी पार्ट ऑफ अर्थ इज केयर्ड बाय पीपल। हमारे लोग इस धरती के एक एक चीज को पवित्र मानते हैं। एवरी शाइनिंग पाइन नीडल, एक एक जो नुकीली पत्तियां हैं पेड़ों की, एवरी सैंडी शोर, वो जो रेतीले समुद्र के किनारे हैं वो भी, एवरी मिस्ट इन द डार्क वुड्स, जो ओस गिरते हैं पत्तों पर, वो सब हमारे लिए सब चीजें, ये भी इसके जो कीटाणु हैं, इसमें जो पौधे पक्षियां हैं, वो सब हमारे लिए पवित्र हैं, हमारे कुल के हैं, हमारे साथ के हैं। ऑल आर होली मेमोरियल एक्सपीरियंस ऑफ अर्थ। इसमें हमारी सदियों के पीढ़ियों की मेमोरी छिपी हुई है इनके साथ रहने। We know the sap which courses through the trees. We know the blood that courses through our veins. हम जानते हैं कि इन पेड़ों में किस तरह का जीवन प्रवाह है। हम उस रक्त को भी जानते हैं जो इन पेड़ों की सिराओं में बहता है। We are part of the earth, it's part of us. हम इस धरती के हिस्से हैं, यह धरती हमारी हिस्सा है। The perfumed flowers are sisters. ये जो फूलों के सुगंध है वो तो हमारी बहन की तरफ फूल हैं। The bear, the deer, the great eagle, ये जो भालू है, ये जो हिरन है, ये बड़े जो बाघ हैं, ये सब हमारे भाई बंधु हैं। The rocky crest, the dew in the meadow, ये जो rocky crest यानी जो पत्थर हैं, इस पर जो ओस की बूंदें गिरती हैं, ये सब चीजें हमारे लिए तो हमारे कुल परिवार के हमारा हिस्सा है। The rivers are brothers, नदियां हमारी भाई बहनें हैं। The quench और वो हमारे प्यास को बुझाती हैं। They carry our canoes and feed our children. So you must give the rivers the kindness that you would give any brother. तो क्या आप खरीद कर इस नदी को ही प्रेम, स्नेह और आदर दे पाएंगे जो हम देते हैं? वो पैसा नहीं दे पाए। फिर कहते हैं इफ वी सेल आवर लैंड, अगर हमने आपको अपनी जमीन बेच दी, रिमेंबर दैट एयर इज प्रेशियस टू, तो याद रखिए ये हवा बहुत पवित्र है, इसको हम कैसे बेच सकते हैं? इसको तो यूसुफ ने सौगात में हमको दी। दैट द एयर शेयर्स इट्स स्पिरिट विद द लाइफ दैट इट सपोर्ट्स। तो हमारे जीवन की धमनियों में हमारी सांस बैठती है, ये शुद्ध अगर हवा नहीं रही तो हमारी सांस नहीं आ जाएगी, भला हम इसका सौदा कैसे कर सकते हैं? The wind that gave our grandfather his first breath, जिस हवा ने मेरे दादो पुरखों को पहली, जब उन्होंने धरती पर जन्म लिया, पहली सांस की हवा जिससे ली वो, और गुजरे तो अंतिम सांस उससे भी, उसको बेचने का अधिकार रखते हैं, क्या उनसे खरीदना चाहते हैं? The wind also gives our children the spirit of life. यही हवा हमारे जो बच्चे पैदा होने वाले हैं उनको जब पहली हवा मिलती है उससे उनको स्पिरिट लाइफ का मिलता है, वो खड़े होते हैं, वो जीते हैं, वो प्रकृति को सौगात फ्यूचर को उस रूप में सुरक्षित सौंपते हैं। सो इफ वी सेल आवर लैंड यू मस्ट, अगर हम आपको धरती बेचते हैं तो क्या इसी प्रेम, आस्था, पवित्रता के साथ आप इसको रखेंगे? विल यू टीच योर चिल्ड्रन दैट वी हैव टॉट आवर चिल्ड्रन? क्या आप अपने बच्चों को वही शिक्षा देंगे पवित्रता का, नेचर को बनाए रखने की जो हमने अपने बच्चों को दी है?